तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं बल्कि उनकी अपनी कलम थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अब जरा सोचिए, वो अपनी कला में इतने माहिर थे कि खुद महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें ये उपाधि दे दी, शैलियों का शैलीकार, मतलब स्टाइल्स का भी स्टाइलिस्ट। ये अपने आप में बताता है कि शब्दों पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त रही होगी। तो आज हम उनके पूरे सफर को 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी क्रांति की उस चिंगारी से और हम देखेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में और जानते हैं उस एक लम्हे के बारे में जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये जो टाइमलाइन है ये उनके जीवन के सबसे अहम पड़ावों को दिखाती है। देखिए, 1906 में देवबंद में उनका जन्म हुआ, फिर 1930 के दशक में आसफ अली का एक भाषण सुना और सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। और तो और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब उनकी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ चली। ये बात वाकई सोचने वाली है ना, कि कैसे सिर्फ एक भाषण किसी की जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। खुर्जा के एक संस्कृत स्कूल में वो पढ़ रहे थे जब उन्होंने राष्ट्रीय नेता आसफ अली को सुना और बस उसी पल उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। और इस रास्ते पे चलते हुए उन्हें कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो एक्टिविज्म और जेल के अपने अनुभवों के बाद उन्हें एक बात साफ समझ आ गई, लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा सकती, असली लड़ाई तो विचारों की है। और इसीलिए उन्होंने अपना हथियार बदला और उठाया कलम और प्रिंटिंग प्रेस को। और देखिए, प्रभाकर जी के लिए पत्रकारिता कोई बिजनेस नहीं थी, ये एक मिशन था, एक जुनून था। नया जीवन और ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाओं के जरिए उनका एक ही मकसद था, लोगों में देश के प्रति चेतना जगाना और एक नए आज़ाद भारत की नींव रखना। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर कि उन्हें शैलियों का शैलीकार आखिर कहा क्यों गया। देखते हैं साहित्य में उनका क्या जबरदस्त योगदान रहा। यहाँ उनकी साहित्यिक रेंज साफ दिखती है। रेखाचित्र मतलब लिटरेरी स्केचेस जैसे माटी हो गई सोना, फिर लघु कथाएं मतलब शॉर्ट स्टोरीज, संस्मरण यानी मेमोइर्स जैसे दीप जले शंख बाजे, और ललित निबंध भी। उन्होंने हिंदी गद्य की लगभग हर विधा में अपना लोहा मनवाया। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है। प्रभाकर जी की रचना है भूले बिसरे चेहरे, जो कि रेखा चित्रों का संग्रह है, और एक भगवती चरण वर्मा जी की रचना है भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है। नाम मिलते जुलते हैं पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो एक और विधा में माहिर थे जिसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब ये क्या है? इसे आप लिटरेरी जर्नलिज्म समझ सकते हैं। मतलब सच्ची घटनाओं को, आंखों देखी चीजों को इतने कलात्मक ढंग से लिखना कि वो एक कहानी की तरह लगने लगे। वो तथ्यों को भी दिलचस्प बना देते थे। और रेखाचित्र के तो वो उस्ताद थे ही। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो शब्दों से ऐसी तस्वीर खींचते थे किसी इंसान की या किसी घटना की कि पढ़ने वाले को महसूस होता था कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। कमाल की कला थी ये। तो आखिर में सवाल उठता है कि उनकी विरासत क्या है? क्या है उनका स्थायी प्रभाव? चलिए उनकी अनोखी लेखन शैली पर एक नज़र डालते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 किताबें ही प्रकाशित की। सिर्फ 9, पर यह इस बात का सबूत है कि असर संख्या से नहीं बल्कि गुणवत्ता और मकसद से पड़ता है। उनकी हर एक किताब ने हिंदी गद्य को कुछ नया दिया। तो उनकी लिखने की शैली कैसी थी? इसमें एक बहुत ही अनोखा मेल था। भाषा तो थी संस्कृत से भरपूर खड़ी बोली, लेकिन लिखने का अंदाज वो बहुत चित्रात्मक था, मतलब पिक्टोरियल, बहुत भावनात्मक, इमोशनल और नाटकीय यानी ड्रामेटिक भी था। और इन सब के केंद्र में थे मानवतावादी मूल्य। और यही सबसे जरूरी बात है, उनके लिए साहित्य सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन की चीज नहीं था। वो मानते थे कि साहित्य का एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो है इंसानियत का निर्माण करना, लोगों के चरित्र को बेहतर बनाना। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, क्या प्रभाकर जी की तरह के गहरे विचारशील शब्द आज भी समाज में कोई बदलाव लाने की ताकत रखते हैं?